to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अगली खबर केदारनाथ धाम और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि उत्तराखंड में मौजूद रुद्रप्रयाग धाम से 228 किलो सोना चोरी हो गया है। क्या है ये मामला, इसको समझते हैं। दरअसल जून 2023 में केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने इल्जाम लगाया था कि मंदिर में 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दरअसल ये 228 किलो का सोना साल 2005 में मंदिर की दीवारों पर लगाया गया था और ये सारा सोना किसी दानदाता ने दिया था। लेकिन संतोष त्रिवेदी ने साल 2023 में इल्जाम लगाया कि धीरे धीरे ये सारा सोना पीतल में बदल गया है। संतोष त्रिवेदी ने कहा था कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति यानी BKTC जिसको कहते हैं, उसने ये गड़बड़ी की है। 2023 में जब ये मामला उठा तो मंदिर समिति ने इसे बोगस करार दिया था और कहा था कि मंदिर समिति को बदनाम करने की ये साजिश है। लेकिन साल बीता और मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई। इस शादी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हुए उनकी तस्वीर भी वायरल हुई। शादी के बाद 15 जुलाई के दिन पत्रकारों ने अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा कि वो दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर क्या सोचते हैं। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है जिसका नाम केदारनाथ मंदिर रखा गया है। मंदिर के ट्रस्ट ने 10 जुलाई को उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से इसका शिलान्यास भी करवाया था, जिसके बाद इस मंदिर के निर्माण में तेजी आई। और जब दिल्ली में एक केदारनाथ मंदिर बनने लगा तो रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ मंदिर के पुरोहितों ने आपत्ति दर्ज कराई। मूल केदारनाथ मंदिर में प्रदर्शन शुरू हुए कि जब केदारनाथ मंदिर एक ही है तो नया मंदिर दिल्ली में बनाने का मतलब क्या है। अब 15 जुलाई को पत्रकार शंकराचार्य से इस मंदिर के सवाल को लेकर के मुखातिब हुए और फिर से 228 किलो सोने का मुद्दा उठ गया। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। इसके बाद एक से ज्यादा पत्रकार वार्ताओं में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये इल्जाम दोहराया तो BKTC मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने 17 जुलाई को पत्रकारों को जवाब दिया और शंकराचार्य पर पार्टी पॉलिटिक्स करने के इल्जाम लगा दिए। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। फिर और बयान सामने आए, जैसे केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी का बयान, जिन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर से सोना ही नहीं, चांदी और तांबा भी गायब हुआ है। पूर्व में भी हमने सोने का विरोध किया था और पूर्व में उससे पहले हमने चांदी का विरोध किया था कि पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा अंदर जो शिलालेख लिखा गया है इन चारों स्तंभों पे गर्भगृह में, उसको छुपाने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जो चांदी की प्लेटें लगाएगी और वर्तमान में जो सोने का प्रकरण है बार बार शंकराचार्य स्वामी जी उठा रहे हैं उस प्रकरण को। हमने यहाँ के तीर्थ पुरोहित ने पूर्व में भी उस प्रकरण को उठाया था कि इस तरह जो है हमारे मंदिर के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं की जाए, उसके पुरातत्व को जो है न छुपाया जाए। लेकिन जो चांदी का प्रकरण है, जो सोने का प्रकरण है, 228 प्लेटें जो सोने की हैं वो कहाँ गई, उस पर न्यायिक जांच क्यों हो रही है। इसके बाद ज्योतिर्मठ यानी वो मठ जिसके शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अनुयायी हैं, उनके CEO चंद्रप्रकाश उपाध्याय ने लिखित बयान जारी करके कहा कि यदि BKTC अध्यक्ष की बाबा केदार में आस्था है तो उन्हें बिना देरी किए हुए केदारनाथ धाम सोना प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। आखिर कैसे सोना तांबे या पीतल में बदल गया।
उम्मीद है कि इस मामले का सच जल्द सामने आएगा और जब आएगा तो हम उसे आप तक लेकर के जरूर आएंगे। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे मध्य प्रदेश की चर्चित योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना कहा है। एकनाथ शिंदे ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की नज़र में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। राज्य सरकार की ये योजना बेरोजगारी का समाधान लेकर के आएगी, ऐसा उन्होंने कहा। दरअसल 27 जून को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट पेश किया, जिसमें लाडली बहन योजना का जिक्र था। इसमें 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की योजना थी। इसके बाद उद्धव ने कहा कि लड़कियों के लिए सरकार योजना ले आई, लेकिन लड़कों के बारे में सरकार क्या सोच रही है। इसके बाद अब राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। इस पर आई विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सुनिए। सबसे बड़े चेहरे यानी नरेंद्र मोदी जी को अगर लोगों ने नकारा है, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी की मोदी साहब के सामने तो कोई मतलब नहीं। इसके लिए इन्होंने पहले लाडली बहना योजना लाया कि हर बहन को हम 1,500 देंगे, और अब आनंद फानन में लाडला भाई योजना ले आए हैं, जिसमें कह रहे हैं कि हम जो 12वीं पास है उनको हम 6,000 देंगे, जो डिप्लोमा किए हैं उनको हम 8,000 देंगे, और जो ग्रेजुएट है उनको हम 10,000 देंगे। ये बेचैनी दिखा रही है कि महायुति सरकार जाने वाली है, इनकी विदाई तय है। ये सब देखिए, ये कितने दिन तक चलेगी योजना, इसका पैसा कहाँ से आएगा। अनाउंस तो आपने कर दी, और ये इलेक्शंस हैं इस समय, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस अनाउंसिंग दिस योजनास, मतलब थोड़ा अजीब ही लगता है। फ्री भी कहेंगे ना तो इनको कि आपको कोई मतलब आप फ्री में दे रहे हैं। पहले तो आप खुद ही क्रिटिसाइज करते थे कि रेवड़ियाँ हैं, फ्री बीस हैं, तो इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। कितने दिन तक चलेंगी, पैसा कहाँ से आएगा उसका। दूसरी सुर्खी एक और चुनावी राज्य हरियाणा से जुड़ी है। यहाँ पर भी चुनाव के 3 महीने पहले ऐलान हुआ है अग्निवीरों को राज्य की कुछ सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। वहीं जो अग्निवीर 4 साल बाद खुद काम करना चाहेगा, उसे सरकार 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के देगी। हरियाणा सरकार के फैसले के बाद विपक्षियों ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। अरे जिस पॉलिसी को, जिस स्कीम को पूरे देश की जनता नकार चुकी है, उसी स्कीम को लागू करने पर ये राष्ट्रवादी बजिद क्यों है। ये देश के नौजवानों के ऊपर भी अत्याचार है और उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। तीसरी सुर्खी भी ऐसे ही एक ऐलान से जुड़ी हुई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइवेट कंपनियों में कन्नड़ भाषी लोगों के लिए आरक्षण का बिल पास कराया जाए। खबरों के मुताबिक 17 जुलाई को कैबिनेट में इसे लेकर के बिल पास हो चुका है, जिसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो मैनेजर जैसे पदों पर 50% और गैर मैनेजमेंट वाले 75% पदों को, ये प्राइवेट नौकरी की बात हो रही है, इन पदों पर कन्नड़ भाषियों के लिए रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। इस बिल की घोषणा करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि हम एक प्रो कन्नड़ सरकार हैं और कन्नड़ लोगों के भले की फिक्र करना हमारी प्राथमिकता है। इस बिल की घोषणा होते ही सबसे बड़ा विरोध कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर से ही किया गया। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष मोहनदास पई ने विधेयक को असंवैधानिक बताया। If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money on internships, spend more money on apprenticeship programs, so they all become skilled. वहीं बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने बयान जारी करके कहा कि इस बिल से टेक्नोलॉजी फील्ड में लीडर के रूप में कर्नाटक के स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल इंडस्ट्री के कंसोर्टियम नेस्कॉम ने बयान जारी करके कहा है कि कर्नाटक सरकार का ये कदम चिंताजनक है। विरोध हुआ तो कर्नाटक सरकार ने सुर भी बदले थोड़े से। कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि यह बिल लेबर डिपार्टमेंट द्वारा लाया गया है और हमें भरोसा है कि बिल के प्रावधान जब आधिकारिक रूप से सामने रखे जाएंगे तो सभी मंत्रालयों और सभी इंडस्ट्रीज से बात की जाएगी। अगली सुर्खी आई है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से और 2 राज्यों में हो रही बयानबाजियों से।
पहली बारी है पश्चिम बंगाल की। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 17 जुलाई को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा की ज़रूरत भी नहीं है, हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। अब बारी झारखंड की। यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हुए थे। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि असम में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ये उनके लिए जीने मरने का मुद्दा है। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। भाजपा नेताओं के बयानों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। जो बोलना था तो बोल दिया, वो बोल रहा है माइनॉरिटी मोर्चा नहीं होना चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी का खिलाफ है। आज के ललन टॉप शो में बात यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।